मैं बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में रहने वाला एक लड़का हूँ और गुजारे के लिए इंश्योरेंस बेचता हूँ। काम के सिलसिले में मुझे हर समय सफर करना पड़ता है और वो रात भी कोई अलग नहीं होने वाली थी। मैं फ्रेस्नो में क्लाइंट मीटिंग से घर लौट रहा था और हाईवे 99 साउथ पर चढ़ गया। अगर आप कभी वहां नहीं गए हैं तो जान लें कि हाईवे 99 बहुत ही सुनसान है। इसके दोनों तरफ सिर्फ खेत हैं और मीलों तक गहरा अंधेरा छाया रहता है। लेकिन मैं इस रास्ते से इतनी बार गुजर चुका हूं कि मुझे यहाँ काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। रात के लगभग 10 बजे मेरे आगे के दोनों टायर फट गए। कार अचानक एक तरफ मुड़ गई और मुझे स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए कार को सड़क के किनारे रोकना पड़ा। जब मैं बाहर निकलकर देखता हूं तो हालात काफी बुरे थे। दोनों टायर पूरी तरह से फटकर बर्बाद हो गए थे। सड़क पर 1000 जगह टूटी हुई बोतल के हरे रंग के कांच बिखरे थे। शायद किसी नशे में धुत आदमी ने अपनी गाड़ी की खिड़की से उसे बाहर फेंक दिया हो और वह ठीक मेरी लेन में आकर टूट गई हो। मेरे पास सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा टायर था, इसलिए मैंने 911 पे फोन किया। उन्होंने मेरा फोन एक टोइंग कंपनी से कनेक्ट कर दिया और उस आदमी ने बताया कि आने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। इसलिए मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अपनी कार से टिककर मैंने एक सिगरेट जलाई और खेतों पर पेड़ों पर चमकती हुई चांदनी को निहारने लगा। अचानक मुझे एक अजीब सी कंपन महसूस हुई, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। ये सोचकर कि शायद ये उस माहौल का असर हो, मैं कार के अंदर चला गया और अपने फोन पर कुछ देखने लगा। लगभग 15 मिनट बाद उस सारे सोडा और कैफीन का असर होने लगा और मुझे हल्का होने की जरूरत महसूस हुई। मैं पास के एक पेड़ की तरफ बढ़ा और हल्का होने लगा। अचानक मुझे एक झाड़ी के पीछे कुछ सड़सड़ाहट सुनाई दी, जो शायद 20 फीट दूर थी। मैं बीच में रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई नीचे की तरफ झुकी हुई है। मेरा गला सूख गया। कोई है क्या? मैंने आवाज लगाई। सड़सड़ाहट बंद हो गई, लेकिन वो अजीब सा एहसास कि कोई मुझे देख रहा है दूर नहीं हुआ। मैंने जल्दी से अपनी जिप बंद की और अपनी कार की तरफ तेजी से भागने लगा। ठीक उसी पल मुझे अपने पीछे पैरों की आहट सुनाई दी, जो बिल्कुल मेरी ही रफ्तार से चल रही थी। मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा। सड़क दोनों तरफ से बिल्कुल खाली थी। जैसे ही मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, पैरों की आहट भी तेज हो गई। मैं अपनी कार की तरफ पूरी जान लगाकर भागा, दरवाजा जोर से खोला, अंदर कूदा और सभी दरवाजे लॉक कर दिए। मैं वहीं बैठा रहा, जोर जोर से सांसें ले रहा था और मेरा दिल सीने में जोरों से धड़क रहा था। मैंने खिड़की से बाहर के अंधेर माहौल पर नजर लगाई, लेकिन सब कुछ आम लग रहा था। मैं सांसें थामे इस इंतजार में बैठा रहा कि कोई मेरी कार पर कूद पड़ेगा, खिड़की तोड़ देगा और मुझ पर हमला करेगा। जब 10 मिनट बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं थोड़ा शांत हुआ और अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। शायद वो कोई जानवर होगा, हो सकता है कोई कोयोटे हो। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी भी हल्का होना है। मैंने अभी खत्म नहीं किया था और डर की वजह से हालात और ख़राब हो गए थे। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने एक बार फिर चारों ओर देखा। इस बार मैं कार के पास ही रहा और सड़क के ठीक बगल में एक दूसरे पेड़ की ओर चला गया, जहां से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और आखिरी बार अपने आसपास अच्छी तरह नजर दौड़ाई। सड़क पूरी तरह से खाली थी, कोई कार नहीं, उस अजीब आदमी का भी कोई निशान नहीं। मैंने राहत की सांस ली और हल्का होने के लिए अपनी जीन्स की जिप खोली। मैंने अपना काम अभी शुरू ही किया था कि मुझे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी कपकपी महसूस हुई, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अचानक ऊपर कहीं से हंसने की एक आवाज गूंजी। मैं जम सा गया और धीरे से ऊपर देखा। एक आदमी मेरे ठीक ऊपर एक मोटी डाल पर दुबका बैठा था, शायद 8 फुट ऊपर। वो बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था। छोटे छोटे बाल, बाहर निकली हुई आंखें और उसके सर से सीधे नीचे लटकते तारों के गुच्छे। ये बहुत डरावना था, क्योंकि जब मैंने करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो तार जानबूझकर उसके सर के अंदर सिले गए थे। उसके हाथों पर भी घावों के निशान थे। वो एक जोकर की तरह हंस रहा था, जैसे ये सारी अजीबोगरीब हरकत उसके लिए कोई मजाक हो। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना मुंह खोला और एक कान फाड़ देने वाली भयानक चीख मारी। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरा और जमीन पर जोर से टकराया। मेरे घुटने छिल गए और मेरा माथा कंक्रीट से टकराकर फट गया, जिससे खून बहकर मेरी आंखों में आ गया। लेकिन तभी मेरे अंदर एक जोश आया। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए वापस कार की ओर भागा। जब तक मैं कार में घुसा, खून मेरी शर्ट को पूरी तरह भिगो चुका था। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया, उसे लॉक किया और खून पोंछने के लिए कुछ ढूंढा। मुझे एक नैपकिन मिला और मैंने उसे अपने माथे पर दबा लिया। बाहर एक मकड़ी की तरह पेड़ से नीचे उतर रहा था वो और हंस रहा था। जब वो जमीन पर पहुंचा तो वो बिना पलक झपकाए एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। मेरी उंगलियां मेरे फोन पर कस गई। मुझे 911 पर डायल करना था, लेकिन मैं इतना ज्यादा सहम गया था कि ना तो मैं बटन दबा पा रहा था और ना ही अपनी नजर हटा पा रहा था। मैं उसके आने और मुझे ले जाने का इंतजार कर रहा था तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बीत गया था जब अचानक हाईवे पर हेडलाइट्स की रोशनी फैल गई और एक टो ट्रक ने हॉर्न बजाया।
जिससे मैं बुरी तरह से चौंक गया। ट्रक मेरी कार के पीछे आकर रुका और ड्राइवर बाहर निकला। वो ओवरऑल पहने हुए एक भारी भरकम आदमी था जो दिखने में नॉर्मल लग रहा था। क्या तुम वही आदमी हो जिसका टायर फट गए? उसने आवाज लगाई। मैंने सर हिलाया, अभी भी कांपते हुए, और अपनी कांपती हुई खून से सनी उंगली से उस जगह की ओर इशारा किया जहां वो आदमी खड़ा था। क्या हुआ? टो ट्रक वाले ने बड़बड़ाते हुए पूछा। जब मैंने उस जगह की ओर देखा जहां वो आदमी खड़ा था, वो जगह खाली थी, वहां कोई भी नहीं था। मैं सिसकते हुए बोला और अपना सर हिलाया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा तो खून बह रहा है। मैंने फिर से सर हिलाया। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाए। उसने मेरी मरहम पट्टी करने में मदद की, जल्दी से मेरी कार को टो ट्रक से जोड़ा और उसे फ्लैट बेड पर चढ़ा दिया। मैं उसके साथ ट्रक में बैठ गया और खिड़की से बाहर उस आदमी, उन तारों और उस चेहरे को ढूंढता रहा। मुझे वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा और मैंने ड्राइवर को यह भी नहीं बताया कि हुआ क्या था। वैसे भी वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अब 6 महीने बीत चुके हैं और मैं रात में अकेले गाड़ी चलाने से बचता हूँ, खासकर खाली हाईवे पर, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी भी कहीं आसपास ही है, पेड़ों के पीछे तारों को छिपाए हुए, और उस अगले बेचारे ड्राइवर का इंतजार कर रहा है जो इतना बेवकूफ हो कि अपनी कार से बाहर निकल आए। मैं टैकोमा से हूं और मैं उसी मोहल्ले में इतने लंबे समय से रह रही हूं कि रात के 11 बजे अकेले घर पैदल जाने के बारे में मैंने कभी 2 बार सोचा भी नहीं। जिस रात यह घटना हुई, मैं अपनी दोस्त जेना के घर पर थी। हम अगले दिन होने वाले हिस्ट्री के टेस्ट की पढ़ाई कर रहे थे और हमें टाइम का पता ही नहीं चला। मेरे मॉम डैड को पता था कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इसके अलावा मैंने शायद वो 8 ब्लॉक 100 बार पार किए होंगे। शुरुआती कुछ ब्लॉक्स ठीक रहे। सड़क पर मैं ज्यादातर अकेली थी, बस कुछ आवारा कुत्ते थे। लेकिन जब तक मैं स्प्रूस स्ट्रीट पर नहीं मुड़ी और मुझे वो बूढ़ा आदमी नहीं दिखा, तब तक सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा होना चाहिए था। वो एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, एक गंदी जैकेट पहने हुए झुका था, जिसके आगे के हिस्से पर दाग लगे थे, और वो इतनी जोर से खांस रहा था कि उसके पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। ये सोचकर कि वो कोई बीमार बेघर आदमी हो सकता है, मैं चलती रही। मैं उससे बस कुछ ही कदम दूर थी जब वो झुका और उसने फुटपाथ पर थूका। 20 फीट दूर से भी मैं देख सकती थी कि कंक्रीट पर वो थूक गहरा और गाढ़ा है और मुझे उसमें से तांबे जैसी भयानक गंध आ रही थी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया और तेजी से चलने लगी। मैं उसकी तरफ देखने वाली नहीं थी, मैं बस उसे पार करके आगे बढ़ जाना चाहती थी। लेकिन मैंने देखा, मुझे नहीं पता क्यों, और जब मैंने नजर ऊपर उठाई तो वो पहले से ही सीधे मेरी तरफ घूर रहा था, एक बहुत बड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके दांतों पर खून देख सकती थी जो उसकी ठुड्डी से टपक रहा था, और उसकी जीभ का रंग घास जैसा था। मैं जितनी कैजुअली हो सके उसे पार करके आगे बढ़ गई और ओक स्ट्रीट पर मुड़ गई। मैं चलती रही। मैंने खुद को समझाया कि वो बस कोई बीमार बेघर आदमी है और सब ठीक है। अचानक मुझे अपने पीछे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई खुद को घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो वही आदमी था। मेरी सांसें तेज हो गई। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था, और वो एक ही रफ्तार से मेरा पीछा कर रहा था। ना तो वो मेरे करीब आ रहा था और ना ही पीछे छूट रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं मेपल स्ट्रीट पर मुड़ी और अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पैरों की आहट वैसी ही बनी रही। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती रही और वो मेरे और करीब आता रहा। अब वो शायद मुझसे 15 फीट पीछे था। हे, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? मैं रुक गई और पीछे मुड़ी। मेरी आवाज़ जितनी मैं चाहती थी उससे कहीं ज्यादा धीमी निकली। उसने चलना बंद कर दी और वहीं थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ा रहा। मुझे लगा तुम ही मुझे रास्ता दिखा रहे हो। उसने फिर से खांसा और साथ भी हंस दिया, जिससे एक भयानक गीली और घुटन भरी आवाज निकली। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाती, वो एक कदम और करीब आया और फुसफुसाया, वहीं वापस जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैं बस यही सोच पाई कि मुड़ूं और जितनी तेजी से हो सके वहां से भाग निकलूं। मेरा बैकपैक मेरी पीठ से जोर से टकरा रहा था और मेरे फेफड़ों में जलन हो रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मुझे अब भी अपने पीछे उसकी आहट सुनाई दे रही थी। मैं इतनी ज्यादा भटक गई थी कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेरा घर किस दिशा में है। ठीक उसी पल मेरा पैर सड़क पर बनी एक दरार में फंस गया और मैं दोनों हाथों के बल जोर से नीचे गिर पड़ी। मेरे घुटने फट गए और जख्म से खून बहने लगा। अपनी सांसें काबू करने में मुझे एक पल लगा। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और रोने की वजह से मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब मैं उठी और पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं था, शायद 15 फीट की दूरी पर। उसने अब दौड़ना बंद कर दिया था और मेरी तरफ पैदल ही चलकर आ रहा था। घुटने में जानलेवा दर्द होने के बावजूद मैं आगे बढ़ती रही। घबराकर मैंने चारों ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मिसेस विटमोर का घर मेरे घर से बस 2 घर छोड़कर था। मैं घिसटते हुए उनके दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मिस्टर विटमोर ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता थी। माया? मैं तेजी से पीछे मुड़ी और अपने पीछे वाली सड़क की तरफ इशारा किया। एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, वो ठीक वहीं खड़ा है। वो पिछले 5 ब्लॉक से मेरा पीछा कर रहा है और वो रुक नहीं रहा।
जब मिस्टर विटमोर ने मेरे कंधे के ऊपर से झांका तो सड़क पर खड़ी कारों और स्ट्रीट लाइटों के अलावा कोई नहीं था। वहां कोई भी नहीं है बेटा। वो ठीक वही था। उसने मेरे बारे में कुछ कहा कि मैंने उसे कहीं छोड़ दिया है। कसम से वो पूरे रास्ते मेरे ठीक पीछे था। वो मुझे अंदर ले गए। मिसेस विटमोर मेरे लिए थोड़ा पानी और एक बैंडेज लाई, लेकिन मैं कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। जब मेरे पापा मुझे लेने आए तो मिस्टर विटमोर ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। मेरे पापा को लगा कि मैं किसी बेघर आदमी को देखकर बस डर गई हूं, और वो बार बार कहते रहे कि अब मैं सेफ हूं, कि सब ठीक है। लेकिन जब हम अपने घर वापस जा रहे थे तो मैंने फुटपाथ पर पैरों के निशान देखे। वो गहरे और गीले थे, जो सीधे विटमोर के बरामदे तक जा रहे थे और ठीक वहीं रुक गए थे जहां मैं मुड़ते समय खड़ी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने लाइट जलाकर रखी, दरवाजा बंद रखा, और जब मैं अपनी आंखें बंद करती तो मुझे वो मुस्कान दिखाई देती। सुबह होते होते पैरों के निशान गायब हो चुके थे। शायद बारिश हुई थी या कुछ और, या शायद मैंने ही उन्हें अपने मन में गढ़ा था। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता। अब मैं 19 साल की हूं और सियाटल में कॉलेज में पढ़ रही हूं, लेकिन मैं उस बूढ़े आदमी के बारे में हर समय सोचती रहती हूं। मुझे अब भी हर छोटी बड़ी बात याद है, यहां तक कि वो शब्द भी जो उसने मुझसे कहे थे। मैंने उन बातों पर 1000 बार गौर किया है, लेकिन उनका कोई मतलब समझ में नहीं आता। मैंने कभी किसी को कहीं नहीं छोड़ा। उस रात से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे ठीक ठाक पता हो कि मैं कौन हूं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि क्या वो अभी वहीं टैकोमा की उन सड़कों पर घूम रहा होगा, उस इंसान को ढूंढते हुए जिसे वो गलती से मुझे समझ बैठा है, और अब भी उसके शरीर से खून बह रहा होगा और उसके चेहरे पर वो मुस्कान होगी। कभी कभी रात में मुझे अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की के बाहर किसी के खांसने की आवाज आती है। जब मैं देखती हूँ तो कोई नहीं होता, सिवाय फुटपाथ पर बने उन गीले पैरों के निशानों के जो सीधे मेरे दरवाजे तक चल कर आते हैं। मैं ओलंपिया वाशिंगटन से नेथन हूँ, और ये घटना तब हुई थी जब मैं 11 साल का था, यानी लगभग 5 साल पहले। लेकिन मुझे आज भी सब कुछ ऐसे याद है जैसे ये कल ही हुआ हो। गर्मियों का मौसम था और मैंने अपनी पूरी दोपहर घर के पास वाले पार्क में बिताई। मेरी माँ ने मुझे अकेले जाने दिया क्योंकि वो हमारी रसोई की खिड़की से पार्क को साफ साफ देख सकती थी। मैं अपने पड़ोस के 2 और बच्चों के साथ झूले झूल रहा था और अलग अलग चीजों पर चढ़ उतर रहा था। शाम के लगभग 5 बजे मैंने उन बच्चों को बाय कहा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैंने एक आइसक्रीम ट्रक से रेनबो स्प्रिंकल्स वाली चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी। मैं चलते चलते आइसक्रीम खा रहा था और जिंदगी का मजा ले रहा था। तभी अचानक बादल फट पड़े और जोरदार बारिश होने लगी। चंद ही सेकंड में मैं पूरी तरह से भीग गया। मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे छिप गया और वहीं खड़ा रहा, अपनी आइसक्रीम को पिघलकर पानी बनते देखता रहा। बारिश की बूंदें मेरे ऊपर मौजूद पत्तियों पर जोर जोर से टकरा रही थी। अचानक मेरी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो बिना किसी आड़ के उस मूसलाधार बारिश में भीग रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो खुद को बारिश से बचाने या सूखने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा और उसे और करीब से देखा। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसके कपड़े भीगकर उसके शरीर से एक बेहद अजीब तरीके से चिपके थे और वो बिल्कुल भी कांप नहीं रही थी, जबकि उसकी जगह कोई और होता तो वो इस बारिश में ठंड से ठिठुर जाता। जैसे ही मैंने पलक झपकाई, हमारी नजरें मिली। उसने मुझे देखकर एक अजीब सी बहुत बड़ी मुस्कान दी, इतनी बड़ी कि उसके मुंह का पूरा अंदरूनी हिस्सा मुझे साफ दिखाई दे गया। मैंने घबराकर घूंट भरा और नजरें हटा ली, क्योंकि ये सब देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने अपना ध्यान वापस अपनी आइसक्रीम पर लगाने की कोशिश की। मैंने खुद को समझाया कि वो बस कोई आम सी औरत है और इसमें डरने की बात नहीं। जब मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो गई थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं दिखी नहीं। तभी अचानक मैंने देखा कि वो एक पेड़ के पीछे से झांक रही है। मुझे उसका शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका सर बाहर की ओर निकला था और वो अभी मुस्कुरा रही थी। मैं एक कदम पीछे हटा और वो फौरन पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन फिर से बाहर झांकने लगी, ठीक वैसे ही जैसे 2 दोस्त लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो बार बार छिपती और झांकती थी। कभी वो एक पेड़ के पीछे छिपती तो अगली बार वो मेरे ज्यादा करीब वाले पेड़ के पीछे होती। मैं इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वो ठीक मेरे बगल वाले पेड़ के पीछे आ गई, इतनी करीब कि अगर मैं चाहता तो उसे छू सकता था। मेरा शरीर कांपने लगा। ऊपर आसमान में बादल गरजने लगे। उसने पेड़ से बाहर झांका और मेरी तरफ देखा। उसके शरीर से पानी टपक रहा था और मैं उसकी आंखें देख सकता था। 2 खाली गड्ढे जो घूर कर मुझे ही देख रहे थे। क्या तुम कोई जादू देखना चाहोगे? वो खिलखिलाकर हंसी। मैं चीख पड़ा, अपनी आइसक्रीम उसके चेहरे पर फेंक दी और वहां से भाग निकला, जबकि मुझे अपने पैरों के आगे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत देर तक भागता रहा।
गीली जमीन पर मेरे जूते बार बार फिसल रहे थे और मेरे कपड़े इतने भारी हो गए थे कि उन्हें घसीट कर चलना भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार मुझे रुकना पड़ा क्योंकि अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं एक दूसरे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और सांस लेने की कोशिश करने लगा। साथ ही मैं चारों ओर नजर दौड़ा रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं है। और वो वहीं थी, सड़क के उस पार, ठीक उसी जगह जहां वो पहले थी, और वहां से मुझे देख रही थी। क्या तुम अब भी कोई जादू देखना चाहोगे? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जोर से बोली। मैंने अपना सर हिलाया और उससे पीछे हट गया। नहीं, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं सिसकते हुए बोला। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया। मैं दहशत में उसे देखता रहा। वो अपने मुंह को खींचकर और भी ज्यादा चौड़ा करने लगी जब तक कि उसका मुंह फट नहीं गया। उसने अपने मुंह को फाड़ते हुए कानों तक चीर डाला। मैं अपनी आंखों से उसकी चमड़ी को फटते हुए देख सकता था। वहां से खून की धारा बह निकली जो बारिश के पानी में मिलकर उसके शरीर से नीचे बह रही थी। इस सब के दौरान भी वो एक भयानक और अजीब सी घुरघुराती आवाज में हंसती रही। मैं चीख पड़ा और अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली। मैं उसे धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता रहा। वो अपनी ठुड्डी के साथ खेल रही थी और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर कीचड़ में पड़ा था। मेरे ऊपर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वो पूछ रहा था। मैं उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। बारिश रुक गई थी। हर तरफ सन्नाटा था और जमीन पर बस जगह जगह पानी के गड्ढे थे। क्या हुआ? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे तुम यहाँ बेहोश मिले। मैं तुम्हारे मॉम डैड को बुला रहा हूँ, ठीक है? मेरी मॉम आई और मुझे ले गई। वो रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उस आदमी ने उन्हें बताया कि उन्हें मैं कहाँ मिला था, जो पार्क से 2 ब्लॉक दूर था। वो मुझे घर ले गए, मेरे गीले कपड़े बदलकर सूखे कपड़े पहनाए और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। लेकिन उस रात मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार की वजह से मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दी। मुझे बार बार वही औरत, उसका फटा हुआ मुंह दिखाई दे रहा था और उसकी हंसी बार बार सुनाई दे रही थी। बुखार पूरे 1 हफ्ते तक रहा। मेरी मॉम मुझे 2 बार डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बस एक वायरस है, इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। आखिरकार बुखार उतर गया और मैं ठीक हो गया। लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने सच में क्या देखा था। मेरा मतलब है, मेरी बात पर यकीन ही कौन करेगा? मैं तब 11 साल का था और वो यही सोचते कि मैंने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है या मुझे कोई धोखा हुआ है या कुछ और। अब मैं 16 साल का हूँ और अभी भी ओलंपिया में ही रहता हूँ, लेकिन अब मैं उस पार्क में कभी नहीं जाता। मैं उन सड़कों पर भी नहीं चलता और जब बहुत तेज बारिश होती है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर के अंदर ही रहता हूँ, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और वो सड़क के उस पार खड़ी होती है। बारिश का पानी उस पर बरस रहा होता है और वो मुस्कुरा रही होती है। और मुझे पता है कि अगर मैंने उसे ज्यादा देर तक देखा तो वो फिर से वही खेल खेलना शुरू कर देगी। पेड़ों के पीछे छिपना और झांकना, धीरे धीरे मेरे और करीब आना, जब तक कि वो बिल्कुल मेरे बगल में न पहुंच जाए। और फिर मुझसे पूछेगी कि क्या मैं उसका इतना चाहता हूँ। और मैं चाहता कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या होता।